अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ आज नामा और नूह की एक मिनी सी स्पेशल एपिसोड 5000 वर्ड्स की। आज मैं थोड़ी बिजी थी जिस वजह से मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिख सकी, तो इसको कबूल करें। कल इंशाल्लाह आपको 50 या 45 मिनट्स की एपिसोड दूंगी, ठीक है? तो ये तो प्रॉमिस हो गया आज का। तो अब अपने दिल की धड़कनें संभाल लीजिए, क्योंकि आज ये दोनों लगाने वाले हैं आग, क्यूटनेस की आग। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 19 की तरफ, नावल रूह अदा बाय असमरवा मिर्ज़ा। तो लेट्स स्टार्ट। तुम ठीक हो? नामा हटो, कांच लग जाएगा। नूह ने इसे लपक कर इन टुकड़ों से उठाकर साफ जमीन पर खड़ा करवाया, पर नूह के लहू लुहान पैरों और इनसे चिपकी फूलों की पत्तियों को देखे नामा की आंखें सुर्ख होकर रह गईं कि नूह के हाथों की उंगलियों का कमर में उठाते वक्त धुंसना इसे महसूस ही ना हो सका। ये भी नहीं जब इसने नामक को बेध्यानी में अपने चेहरे से लगाया। इन कांच के टुकड़ों से बचाने को अलबत्ता वो तो हील्स पहने खड़ी थी, उसे कैसे कोई कांच लगता। पर यह खुदरूट जज्बा था जो हच्छों पर भी आया हो गया। जबकि नूह ने नामा की पथराई शक्ल देखते जब नीचे देखा, तो फर्श पर बिखरे खून को देखकर पैरों में दर्द का भयानक एहसास जागा। आपका दिमाग खराब है, ये क्या कर दिया? अपने पैर देखें, शूज कहाँ हैं आपके? ओ मेरे खुदा, हटे इन पर से। नूह, होश कहाँ है आपका? हटे। वो लम्हे में इन कांच के टुकड़ों को हील से परे करती नूह को पकड़कर मैट्रेस पर धकेल गई, जिस सबब वो गिरने के अंदाज में संभलता हुआ बैठा और नामा अपना सर पकड़ती से खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। शूज बाहर उतार दिए थे, मैं ठीक हूँ नामा। नूह ने अपने दाएं पैर को अपने दूसरे घुटने पर उठाकर रखते वहां दूसरे कांच को देखते नामा की तरफ देखा, जो बहुत तकलीफ में थी। जबकि नामा ने वहीं उसके पास नीचे बैठे नूह को देखा, जो इस कांच को निकालने की कोशिश कर रहा था। इतना खून निकल रहा है, फर्स्ट एड बॉक्स होगा? बताएं। आराम से निकालें, से ये बहुत बुरी तरह अंदर गुस्सा है। मुझे माफ कर दे, मैंने इस वास को आखिर उठाया ही क्यों? प्लीज नूह, आराम से। वो हाथ भी लगाता तो नामा उसका हाथ पकड़कर रोक देती कि हिम्मत न पड़ रही थी वो लहू होते पैर के तलबे से वो कांच खींचे। जबकि नूह दर्द भूले नामा की भीगी आंखें देखने लगा। वहां कबट के निचले ड्रॉ में फर्स्ट एड बॉक्स है, जाओ ले आओ। नामा के यूं पास बैठे रहने पर वो हरगिज कांच को निकाल ना सकता था, तभी से वहां से भेजा। बस फूट फूट कर रोने के दहाने पर थी, पर जल्दी से संभल कर उठते कबर्ड की तरफ गई और कांपते हाथों से ड्रॉ खोला। नूह ने वो कांच बड़े जब्त से पैर के तलवे से खींच लिया। अभी शुक्र के नूह के बस एक पैर तले कांच था, दूसरा काफी हद तक बच गया था, लेकिन दायां पैर बुरी तरह जख्मी था। फर्श पर भी कांच, खून और बिखरी मसली फूलों की कलियां भयानक मंजर पेश कर रही थी। नूह की नज़रों के सामने कुछ देर पहले का मंजर लहराया। नूह जब नामा की मेडिसिन लिए वापस आ रहा था, तो मोहतरम इतने नामा में गुम थे कि पहाड़ सा गार्ड नजर ना आया। सॉरी सर, मेरा ध्यान ना था। गार्ड ने फौरन ही माजरत की थी, तभी नूह ने रुककर सर हिलाते नजर उसके पैरों पर डाली, जिसका एक शूज आगे से बिल्कुल फटा था। ये तुम्हारे शूज को क्या हुआ? पैर भी जख्मी लग रहा है। नूह ने रुककर पूछा था, तो गार्ड ने फौरन मुस्कुरा कर देखा। वो सर इस सामने वाले दरख्त पर शहद की मक्खियों के छत्ते थे। मिकाइल सर ने कहा था आज रात लाजमी उतार दूं, क्योंकि आसपास शहद की मक्खियां बहुत दिन बना रही थी। बस वही उतारते पैर फिसल गया, लेकिन हालिद से शहद हासिल कर लिया। गार्ड ने फुर्ती दिखाते बताया। तो नू ने इम्प्रेस होते देखा। काफी सारा शहद उतरा था। ये तो ठीक है, पर पैर देखो, जख्मी लग रहा। ये शूज फेंक दो, ये तो फट गया, रिपेयर भी नहीं हो सकता। अभी ये मेरे रखो, मजीद पैर पर कुछ लग ना जाए। रू ने वहीं खड़े खड़े अपने शूज उतारे और दान करे निकलने लगे, और इससे पहले जाता गार्ड ने आवाज दी, पर सर आप? गार्ड ने फिक्रमंदी से पूछा। मैं अंदर ही जा रहा हूँ, डोंट वरी। रू ने मुड़कर उसका कंधा थपका, जबकि नूह ने सॉक्स भी वहीं उतार कर रूम में जाने से पहले वॉशिंग क्लॉथ लॉन्ड्री रूम में झांक के उनको वहीं से अंदर फेंक दिया और पैर धोए फिर नंगे पैर ही अपने रूम की तरफ बढ़ने को सीढ़ियां चढ़ा था। और अब जनाब को लग रहा था मुसीबत को दावत बिल्कुल नहीं देनी पड़ती, वो ताक में ही होती है। नूह ने नामा को वापस आता देखे नर्म सी मुस्कुराहट दी, जिस पर नामा ने इसे पैर ऊपर करने का इशारा किया। वो भीगी आंखों से इशारतन इससे मुखातिब होती ज्यादा आफत लगी। मैं कर लूंगा, तुम किसी को बुलाओ, नीचे से ये सब समेट दे। नूह ने बॉक्स छीनना चाहा, पर नामा ने नफी में गर्दन हिलाते से बॉक्स देने से इनकार किया। तुम करोगी? नूह ने इश्तियाक से पूछा, तो नामा ने बच्चों की तरह सर हिलाया।
درد مت دینا ورنہ چیخ نکل جائے گی۔ وہ ناما کی روئی روئی اداس آنکھوں میں شرارت سے مسکراہٹ لانا چاہتا تھا، پر ابھی وہاں بس رنج تھا۔ روح نے اوپر کو ہو کر لیٹے اپنی بیک کے پیچھے میٹس کے چاروں تکیے پھنسائے اور اپنا زخمی پیر سیدھا کیا۔ پیر گیلے تھے، اس وجہ سے پھول کی پتیاں بھی اس کے خوبصورت سفید پیر تلے مسلی اور چپکی تھیں۔ کانچ پر چڑھتے جب نہیں چیخے اب کیوں؟ اب تو مرہم لگے گا۔ مجھے میرے حواسوں کو قائم رکھنے کا کہہ رہے تھے، اپنا پتہ ہی نہیں۔ اس کے پیر کے پاس ہی ہچکچاتی بیٹھی، کاٹن پیس کو اس کی ایڑی کے نیچے رکھا کیونکہ بلڈ نکل کر بیڈ شیٹ پر لگنے کا خطرہ تھا۔ وہ روٹھے لہجے میں جتاتی بولی تو نوح کی آنکھوں میں مزید پیار سمٹا۔ میں خود کر لیتا ہوں، میرے پیر کو اتنے پیارے ہاتھ نہ چھوئیں۔ جان بوجھ کر نوح نے پیر جب کھینچا تو وہ نظریں غسیلی کرے نوح کو دیکھنے لگی۔ وہ سچ میں چڑیل کی طرح دیکھ رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، جب تک یہ ڈریسنگ نہ ہو ادھر دیکھیں اور منہ بھی بند ایک دم، وہ ڈانٹتے ہوئے بولی۔ آواز بھی اونچی اور سخت رکھی اور نوح صاحب اور لٹ گئے۔ ویسے اب لٹنے والی کیپیسٹی بھی فل ہو چکی تھی۔ منہ بند کر لیتا ہوں مگر ادھر نہیں دیکھ سکتا۔ نوح نے آش دیتی سرگوشی کی تو ناما خواہ سرخرو ہوئی۔ یوں میٹس پر پیر تھا تو ناما کو ڈریسنگ کرنے کو، زخم کو صاف کرنے میں مسئلہ تھا۔ تبھی وہ اس کا پیر اٹھائے، ذرا ٹھیک سے بیٹھی اور اسے گود میں رکھا۔ ہے کیا کر رہی ہو؟ تمہارے کپڑوں پر بلڈ لگ جائے گا۔ وہ پھر بولا تو ناما نے خونخوار نظروں سے نوح کو دیکھا کہ موصوف منہ پر غائبانہ زب جماتے کیوٹ سا مسکرا دیے۔ ناما کی اپنی آنکھیں بھی مسکرائیں۔ وہ گود میں جناب کے پیر کو رکھے دائیں طرف ذرا جھک کر بہت ہی دھیان سے اس کٹ پر اسپرٹ لگا کر اسے صاف کرنے لگی۔ تب ایک نظر نوح کو دیکھا جو ایسے دیکھ رہا تھا جسے نظر لگائے گا۔ یا اللہ مجھے صبر دیں، کیا چیز ہے یہ انسان۔ ناما نے اپنے بکھرتے حوصلے کے لیے دعا کی، جبکہ وہ ایسے ملائمت سے ہاتھ لگا رہی تھی کہ نوح کو تکلیف کم گدگدی زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ ڈیٹ دان دکھا رہا تھا جسے ناما پہلی فرصت میں توڑنا چاہتی تھی۔ اتنے پیار سے مرہم لگاؤ گی تو پیر کو مرہم سے نہیں مسیحا سے پیار ہو جائے گا اور پھر یہ آئے دن زخم کھاتا رہے گا۔ تمہارے ان ہاتھوں کی عادت میرے جسم کے کسی بھی حصے کو فوراً ہو جانے کا شدید خطرہ ہے، کیونکہ اب سب حلال ہے ناما سلطان، تو ذرا احتیاط کرو۔ وہ پھر طویل تر جان لیوا بولا، اور اب کی بار ناما نے اس کے پیر کا انگوٹھا پکڑ کر دوہرا کیا کہ دانت نکالتے نہارتے جناب حفیف سا کرا اٹھے۔ ناما تم میرا انگوٹھا توڑو گی کیا؟ اف، وہ کراہتے ہوئے التجا کرتا نوح ددغان کتنا پیارا لگا۔ بس دیکھنے اور محسوس کرنے کی حقدار اکلوتی ناما تھی۔ اب تو نہیں ہوگا نا مسیحا سے پیار، اسے انگلیاں میں مروڑوں یا اتنا درد کافی ہے؟ وہ دبا دبا غصہ ہوئی۔ روح کے چہرے پر اب شرارت اور درد کا ملا جلا رنگ تھا، جیسے جناب کو درد بھی چاہیے اور چھیڑنا اور ستانا بھی ضروری ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں چڑیل کہوں۔ وہ منہ بسوڑتا شکوہ گر گیا تو ناما نے جیسے ہوا میں بات اڑائی۔ کہہ دیں، مجھے کون سا فرق پڑے گا؟ اب مہربانی فرما کر صبح تک یہیں ٹک کر بیٹھیں، اسے گیلا نہ ہونے دیجیے گا۔ ستیہ ناس کر دیا پیر کا، دوسرا بھی دکھائے میں دیکھوں، اسے تو کچھ نہیں ہوا۔ ناما کو اس کا دوسرا پیر بھی دیکھنا تھا۔ تبھی نوح نے ذرا تکیوں میں کمر دساتے پیچھے کو ہوتے ٹانگ کرس کراس کرے پیر دکھایا تو وہاں بس ہلکی سی سرخی تھی۔ ناما نے پھر بھی اپنی شفاف ہتھیلی اس کے پیر پر پھیری تاکہ اگر کوئی کانچ ہے تو محسوس ہو۔ نوح نے اپنا پیر ہٹاتے ناما کا وہی ہاتھ پکڑتے اٹھ کر بیٹھے پیر نیچے رکھتے کھینچا تو وہ کھنچی اس کے قریب ہو کر بیٹھی۔ چہرے پر گھبراہٹ کے آثار اترے۔ جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ، منہ بھی۔ آنکھیں پتہ نہیں غصے سے لال ہیں یا میری تکلیف دیکھ کر، اور مجھ سے برداشت نہیں ہے، تب تک میں یہ سب سمیٹتا ہوں۔ وہ اس کی ایک ایک تاکید پر سانس سست پڑتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کی ہزل آنکھوں کے سارے ستارے چھو رہی تھی۔ خود مت سمیٹیے گا، کسی کو بلا لیں۔ وہ ڈرتے ہوئے سانس لینے پر قابو پائے زمین پر بکھرے کانچ، خون اور مسلے پھولوں کو دیکھتے ٹوٹی آواز میں بولی تو نوح کی آنکھیں خمار سے بنی۔ فائر بریگیڈ کو بلا لوں؟ وہ بے خودی سے بڑبڑایا۔ اس کی نوز کی ٹپ بس ناما کی نوز کو چھونے والی تھی، تبھی تو وہ سانس بھی کھل کر نہ لے رہی تھی کہ یہ نزدیکی بڑھ نہ جائے۔ اوپر سے نوح کا فتنہ ہے سوال، کہاں آگ لگی ہے؟ ناما نے نظریں سی پھیرتے سانس لینے کی کوشش کے ساتھ بوکھلاہٹ میں پوچھا۔ غور کرو، نظر آ جائے گی، چھپی ہوئی آگ ہے۔ وہ اس سے پہلے سانس لینا بالکل چھوڑ دیتی۔ نوح نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ واپس پیچھے ہو کر بیٹھی، پر آزادی ملتے ہی وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ جبکہ نوح نے ہنس کر آئینے میں اپنی حرافاتی شکل دیکھی تو فوراً ہنسی سائڈ کرے موصوف سنجیدہ ہوئے۔
जबकि नामा अंदर वॉशरूम आकर गहरे सांस भरती, सिंक के पास रुककर जल्दी से नल खोले अपने हाथ धोने लगी। फिर उसने हथेलियों में पानी भरकर अपने चेहरे पर फेंका, पर सांसें बेतरतीब थीं, वो रवान ही ना पा सकी। नूह ने किसी हेल्पर को बुलवा कर वो सब साफ करवाया तो इस पर 5 मिनट लग गए। नामा ने बाहर से आती आहटों पर खुद को वहीं खड़ा रखे बहादुर बनाने की कोशिश की, पर जितना वो खुद को संभाल रही थी उतना दिल बैठ रहा था। नामा ने हिम्मत करे आखिर बाहर कदम निकाले तो नूह को मैट्रेस के पास रुके झुककर तकियों को ठीक करता देखे। नामा जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। नूह ने लम्हा लगाया, उसके पीछे ही जरा लंगड़ा कर जाते दोनों हाथों से रोकते अपने सामने किया तो नामा के चेहरे की उड़ी हवाइयां देखते संजीदा हुआ। मुझे कोई अटैच रूम दे दें, आप भी रेस्ट करें, मैं यहाँ नहीं रह सकती। नामा ने बेबसी से नजरें झुकाईं। पर क्यों, यहाँ क्या है नामा सुल्तान? वो शदीद बेचैन हुआ। आप, एक लफ्सी मासूमाना इल्जाम। वो हिज्जल आंखें इन भूरी आंखों में पूरी शान से गड़ी थी। कल रूम ठीक करवाना पड़ेगा, ऐसे कोई भी रूम नहीं दे सकता तुम्हें। तुम यहाँ सो जाओगी क्योंकि सो चुकी हो ना, हर बिस्तर से हम मानूस नहीं हो पाते। मैं काउच पर सो जाऊंगा, तुम इजी होकर यहाँ सो जाओ। अलग कमरा क्यों चाहिए तुम्हें? नामा, इट्स नॉट गुड। आई मीन, ये सुनने में भी अच्छा नहीं तो सहने में तो बिल्कुल ही नामुमकिन होगा। वो अपनी उदासी और बेचैनी चाहकर भी छुपा ना सका। नामा ने फिर से वो आंखें जो नूह के सामने बार बार झुक रही थी, उन्हें उठाकर नूह की बेकरारी देखी। आपकी बातें, वो शिकवा की ना हुई। इस शख्स की बातों से तो मौसम दीवाने होते थे और इस लड़की को यही बातें नहीं चाहिए थी। नूह को वो थोड़ी सितमगर लगी। क्या ना किया करूं? इसे पकड़कर वापस रूम में लाते ही छोड़ा और खुद बेड की पायंती की तरफ अटक कर बैठा क्योंकि पैर दर्द में था। आप यहीं सोएं, मैं काउच पर बहुत इजी रहूंगी। आपका पैर ठीक नहीं। वो टालने वाली थी पर नूह ने उसकी हथेली को आहिस्तगी से अपने हाथ में लेते रोका। पहले जवाब दो, बातें करना छोड़ दूं तुमसे? वो अब तक अपने सवाल को लिए सवालिया नजरों से नामा को देख रहा था, जो बहुत कंफ्यूज और परेशान थी। नहीं, नामा ने गर्दन दूसरी तरफ फेरते अनचाहा हुआ जवाब दिया और नूह ने इसे पकड़कर साथ ही बिठाया। नामा बौखलाकर नूह को देखने लगी, जो सारी तवज्जो इस पर टिकाए उल्लू की तरह पूरा एक्टिव, अभी तो सोने के किसी मूड में न था। मतलब फिर आज सारी रात बातें करता हूँ तुमसे, तुम्हें पसंद है? नूह के लहजे की शोखी पर नामा की हार्ट बीट स्किप होना फितरी था, लेकिन वो नामा थी, फौरन सरनफी में हिला गई। इतनी ज्यादा बर्दाश्त कहाँ से लाऊंगी मैं? इस कदर मासूमाना जुल्म के नूह पेचो ताब ही खाता रह गया। जितनी तुम इजली बर्दाश्त हो, बस उतनी सुनकर रोक देना मुझे। वो हफीफ सा संजीदा हुआ ही कि नामा ने चेहरा फेरा। वो नूह की संजीदगी से खौफ खाती मालूम हुई। आज आपकी स्टेप मम्मा नजर नहीं आई। नामा ने फिर से बात बदल दी और बात भी कड़वी कि नूह का मूड बिगड़ कर रह गया। आओ तुम्हें उनके रूम में छोड़ाऊं, खुद पूछ लेना आप क्यों नजर नहीं आई, रूम भी दिखाता हूँ तुम्हें दूसरा। वो उठकर खड़ा दरवाजे की तरफ बढ़ा तो नामा हक्का बक्का से उसे देखने लगी। फिर नूह को भरपूर इग्नोर मारे उठकर मैट्रेस की साइड बैठे अपनी हील्स उतारने लगी। नूह ने खोला हुआ डोर वापस बंद किया और नामा जब हील्स उतारने के बाद बिस्तर में घुसने लगी तब ठटकी, क्योंकि वो उसके पैरों को टिकटिकी बांधे सर पर खड़ा पैंट की पॉकेट्स में हाथ दिए खड़ा देख रहा था। मैं सो रही हूँ, मुझे देखना बंद करे ना। नामा ने पैरों को जल्दी से बारीक से लिहाफ में छुपाया तो नूह उसकी हरकत पर मुस्कुराया, जिसे नामा को अपने पैरों की आबरू उजड़ने का खतरा था। वो साफ नजर आया। मैं सोता हूँ नामा, नहीं देख रहा। मोहतरम वहीं खड़े टस से मस ना होते बड़बड़ाए तो नामा से लेटना भी दोबर हुआ। देख रहे हैं, वो भी सर पर खड़े होकर। नामा ने बेचैनी से उसकी शिकायत उसी को लगाई। नहीं, मैं तो नीचे जमीन पर खड़ा हूँ सी। नूह ने उसकी तवज्जो पैरों पर दिलाई तो नामा को फिर से दुख घेरा। नामा ने अपनी टांग को लिहाफ समेत जरा साइड करे नूह के बैठने की जगह अपने सामने बनाई। क्या ये जगह मेरे लिए बनाई तुमने? नूह का सवाल सदमे में डूबी आवाज के संग आया तो नामा ने अपना साइड मेज पर पड़ा फोन उठाया। हाँ आए, पोस्ट की कमेंट्स पढ़ते हैं, खड़े मत रहें, पैर पर दबाव पड़ रहा है। नामा ने अपनी फिक्र दिखाई तो नूह हाथ पॉकेट से आजाद करे इसी जगह कर बैठा और नामा को मुस्कुराती हिद्दत अंगेज नजरों में बसा गया। आज तो आप से नहीं मिल सके, कल आपको मिलवाऊंगी। वो पोस्ट के कमेंट्स खोलती रवानी में बोली, इससे बेखबर कि नूह को इससे जुड़ी हर चीज से जलन का मसला लाहक है। हस्क भी इन्हीं में शामिल था, पर प्यारा था उसकी माँ की वजह से। मैं थोड़ी जलन का शिकार हूँ, मिलना मुश्किल लग रहा है।
नामा ने फोन स्क्रीन से यकदम नजरें उठाई। मेरे हंस से वो दुखी हुई और इस मेरे पर तो नूह को सच में तकलीफ हुई, जो नामा ने उसकी आंखों में पढ़ भी ली। मतलब हंस से वो जल्दी से सवाल को ठीक कर गई। नूह को ये छोटी सी बात अंदर तक शादमानी से भर गई। अब नहीं है, कल मिलते हैं उससे। वो नूह की जरा मुस्कुराती सूरत पर तमानियत से भरी। फिर कमेंट्स देखने लगी जहां वो सभी दिलो जान की सारी मोहब्बत और उन्स रूह और अदा पर लुटाते नजर आ रहे थे। इतनी सारी विशेष जो नामा ने कभी सोची न थी। वो ये सब देख कर ही जज्बाती थी तो पढ़ना बहुत मुश्किल लगा। दो मैं पढ़ता हूँ। रू ने उसके हाथ से फोन खींचा और जरा सा नामा की बेंड टांगों से टेक लगाए बैठकर फुर्सत से टांगे सीधी की। दोनों की टेक बुरी तरह नाकाम हुई, जिस पर जनाब फौरन से अपने सहारे पर वापस बैठे। नामा ने मुस्कुराहट को बहुत मुश्किल से रोका। आपने रू को प्रपोज किया मिस्टर अदा, या उन्होंने आपको? रू ने कमेंट पढ़ते ही नामा को देखा, जिसने दम साध कर इन आंखों को देखा। इसका जवाब क्या बनेगा नामा सुल्तान? वो हल्की हल्की खुमारी में मुब्तला नामा के घबराए तासुरात देखने लगा। कह दें आपने किया था। वो नजरें सी झुकाकर फौरन बोली। झूठ बुलवाओगी? रू के सवाल पर नामा का दिल सा रुका। आपने नहीं किया तो मैंने शादी क्यों कर ली? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उफ! नामा ने खुद को संभालते हफा होकर जताया। तो नू वापस नजरें फेरता ही हंसा और रिप्लाई देने लगा। नामा उसकी हंसी से ऑब्सेस्ड होकर रह गई थी। हमें एक दूसरे से मिलने के बाद प्रपोज करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अजल से मेरी थी और मैं अजल से उसका। नू ने रिप्लाई देने के बाद नामा की तरफ फोन बढ़ाया, जिसे पढ़ते ही नामा ने आजरदा निगाहों से नूह को देखा, जो फुर्सत से उसी को देख रहा था। अब मुझे आप फजर अब मुझे आपको फजर के वक्त जगाना पड़ेगा। बहुत लंबी छोड़ दी है आपने ये। नामा ने फोन स्क्रीन ऑफ करते साइड रखकर जताया तो उन्होंने उसकी तरफ जरा होते बैठे बैठे ही नामा के दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में लेकर दबाए। नामा सुल्तान का दिल दबने लगा। ये झूठ नहीं था नामा सुल्तान। है क्या तुम यहाँ कंफर्टेबल हो? मेरे होने से जरा भी बेचैनी है तो टल मी, मैं दूसरे रूम में चला जाऊंगा। वो उसका बस सुकून चाहता है। नामा को ये महसूस भी हुआ। इस शख्स के हाथों को दबाना नामा में एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उतार रहा था। आई एम ओके, बट मेरे हाथ कुछ देर मत छोड़ें। नामा ने आंखें झुकाकर अपने हाथों को देखा, जिन्हें इस इजाजत के बाद मजीद हलावत से थामा गया। इतनी कि नामा ने जब आंखें उठाई, सनूक की मुस्कुराती आंखें बता रही थी कि वो नूह को एक छोटा सा सही पर सुख देने में कामयाब है। तुम चाहो तो मैं सारी रात इन हाथों को पकड़कर तुम्हारे पास बैठा रह सकता हूँ। जान निसारी से इतराफ करते वो जरा ना कांपा। इस लड़की को भी ये करके पागल कर डालेगा। आप घबराया ना करें नो। वो उसे देखती हुई साबका नरमाहट से बोली। तुम्हें फील हुआ ऐसा? अच्छा नहीं लगता मैं घबराते हुए, है ना? उससे बड़ी दिलचस्पी और मोहब्बत से पूछ रहा था, पर नामा कुछ ना बोली। इसे वो घबराते बहुत अच्छा लगता था और नामा को डर था इस प्यार के आने पर वो प्यार करने पर न उतर आए। तुमसे कुछ पूछूं नामा? उसके चुप होकर देखने पर जिसे कुछ याद आने पर बेचैन सा हुआ। जी पूछे। फौरन इजाजत दी गई और नामा की ये मुस्तरिब सी इजाजत सामने वाले पर बड़ी भारी थी। मैं अपने कहे से थोड़ा मुकर रहा हूँ कि मुझे तुमसे जवाब नहीं चाहिए। तो बताओ, आज पूरा दिन तुम्हारी जान रोल्स रॉयस के बजाय कौन है? नामा उसके ऐसा सवाल को ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। रूह दुकान जैसा शख्स जिसे मंजर रुक रुक कर, सांसें रोक रोक कर देखते, वो नामा कितने पास बैठा उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए ये सवाल करके नामा को बहुत मुश्किल में डाल गया। और नामा उसका नाम तो मरकर भी नहीं ले सकती थी। आप नहीं है, वो फौरन बोली। नूह की आंखों में खुमार छलका। तो बताओ, ऐसा और कौन है जिसने ये जुर्रत की? वो थोड़ा सुलगता नजर आया। नामा प्लीज जवाब दे दिया करो, सब्र की शदीद कमी है मुझ में। नामा को बदहवास और चुप देखे वो मतानत हेजी पर उतरा। शेनिका, वो जानती थी जब तक कुछ नेमल बदल ना कहेगी वो शख्स मौजू को बदलने ना देगा, जबकि उन्होंने उसके कवर करने की दिल ही दिल में खूब सताइश की। मुझसे निकाह जान है तुम्हारी। नू का दिल शिद्दत से चाहा इस तर्ज की नेमल बदल पर वो नामा के दोनों हाथों को चूमे कि वो कितनी प्यारी लगी है इतराफ करते। जी, पर कल से फिर रोल्स रॉयस भी बन जाएगी जान। वो फौरन से संजीदा होकर बोली, पर मुकाबिल खुमार था कि अब छटने के दिन गए। ये बी लफ्ज बहुत पसंद आया मुझे। अब तुम रोल्स रॉयस को फेवरेट कह लो,
जान तो ये निकाह है अब तुम्हारी, इकलौती जान। ओ माय गॉड, मुकरने नहीं दूंगा तुम्हें आखिरी सांस तक। वो बच्चों की तरह खुशी से मुस्काया तो नामा को उसकी मुस्कुराहट बेहद प्यारी लगी। फिर उसका एहतिताम तक किया अहद नामा के दिल को दहला गया। रोज के इतने करीब था कि नामा के रुखसार पर उबरते गुलाबी पसीने, तेज धड़कन और धीमा सा एहसास हया किसी रूह अफ़ज़ा मंजर सा देख सकता था। नू के करीब आने पर इतना सब नामा पर बीत गया, वो दंग था कि वो लड़की किस कदर हर तर्ज के जज्बात का जहां है। वो बहुत पुरएतमाद, लुक वाइज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल थी, पर इसने खुद को कभी हया ना किया था। वो हमेशा एक ग्रेसफुल ड्रेस अपने लिए चुनती कि वो फैशन में इन हो जाता। वो चेहरे की पुरकशिश दुहाल, हल्की गंधमी रंगत, भूरी आंखों, दिलकश होंठों के संग एक तराशा हुआ पैकर थी, जिसके अंदर सीने में छुपे दिल से नूहद दुगान को सीधा इश्क हो गया था। क्या तुम्हें अपना बॉस कभी कभी रोमांटिक कबूल है? वो अपनी तरफ से नामा की हालत बहाल करने को बोला, पर वहां तो सांसों की राह में ये सवाल हायल हो गया था। अगर कहूँ कि नहीं, वो डरते डरते बोली तो मौसूफ ने नींद सी हावी महसूस करते अंगड़ाई ली और नामा के हाथ अपने गर्म हाथों से आजाद करे उठ खड़ा हुआ। तो ये कि अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए इसका जवाब कल रात मिलेगा नामा सुल्तान। तुम भी मजे से सो जाओ। रू ने कमीनी से मुस्कुराहट दबाते पहले तो जरा वॉशरूम का एक चक्कर काटा, फिर वापस आकर काउच का रुख किया तो नामा ने इसे बेताब नजरों से जाकर काउच पर गिर पड़ते देखा और जनाब ने लेटते ही कुशन को सर और काउच की बाजू से टकाकर गर्दन नामा की जानिब घुमाई, जो अभी तक बैठी थी। तकिया और ब्लैंकेट नहीं लेंगे? नामा ने फिक्र से पूछा, क्योंकि रूम में हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। आपको देख और छूकर हमारी ठंडक का तोड़ हो गया है मोहतरमा। अब बस नींद की तमन्ना है कि बिगड़े हुआ इस जगह पर आए और आपको हमारी कोई अदा परेशान और बेकरार न करे। गुड नाइट नामा सुल्तान। वही लेटे लेटे जी भरकर नामा को देखकर कहते हुए एक बाजू दोहरी करे, कुशन में लपेट कर दूसरा हाथ सीने पर रखे, गर्दन वापस सीधी करे सोता बना और नामा इसे कुछ देर यूं ही बैठी देखती रही, फिर मुस्कुराकर खुद भी लेटी। रूह ने गर्दन ऊपर उठाकर देखा तो वो तकियों के बिना ही सो रही थी। नामा को मेरा इतना ख्याल है ना, मैं नहीं तो तकिया भी नहीं। उफ मेरी खुशफहमियाँ। रूह को अखीर वाली खुशी हुई नामा को ऐसे ही सोता देखकर, और जनाब ने जल्दी से करवट बदलकर नामा की तरफ रुख किया, फिर वहीं से उठ बैठा। अगर अब आपने मुझे ऐसे बैठ कर देखा तो मैं रूम से ही नहीं विला से भी चली जाऊंगी। मतलब हद है, पैर जख्मी है, आराम के बजाय इस पर कब से जुल्म डाल रहे हैं। आपको अपनी कोई फिक्र है या नहीं? वो जो फुर्सत से नामा को देख रहा था, उसकी आंखें खुलने पर सच में डरा, जब फिर चुड़ैल की तरह घुरे उठ बैठी और डांटा भी इस बार सख्त था। मैं तुम्हें पैरों से तो नहीं देख रहा नामा, यकीन करो, और तुम्हें देखना शायद मेरी खुद के लिए फिक्र में शुमार होता हो। उफ इस मासूमियत पर कौन ना लुट जाए। नामा की सारी घबराहट और हफ्की की बैंड बजी। इसे मुस्कुराहट छुपाने को मुंह फेरना पड़ा, पर जब तक वो चेहरा वापस लाई वो फिर से उसके पास आकर अब दूसरी तरफ बैठ गया। नामा की आंखें शिकवा किना हुई कि नूह को कैसे समझाए, कैसे सुलाए। क्या चाहते हैं आप? वो सच में नींद और भारी आंखों से भरी थी। थकन सी उसकी सरगोशी जैसी आवाज में उतर आई। एक राज? वो इसे सनसनी हेज लहजे में बोला तो नामा को उलझन सी हुई। कैसा राज? वो हकला गई। तुम इस दिन पेशेंट के चीखने पर जब बेहोश हो गई थी, ये पहले भी होता है क्या? तुम मुझे बता सकती हो अपनी कोई भी कमजोरी, अपना डर, अपनी उलझन? वैसे तो लड़का लड़की दोस्त नहीं होते, लेकिन जब बीच में हमारे जैसा रिश्ता जुड़ा हो तो बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं चाहता हूँ तुम इस बिगड़े बॉस को थोड़ा सा अपना दोस्त बना लो, कि हमारी एक दूसरे की मौजूदगी में ये घबराहट ठिकाने लगे और तुम कुछ भी कह सको मुझे। इस बार नू ने उसका हाथ भी ना थामा, बस इन मुरझाई भूरी आंखों में देखते जरा उसकी तरफ झुके अपनी ख्वाहिशों को इरसाल किया। मैं ऊंची आवाजों से डर जाती हूँ, वो जैसी भी हो मुझे बहुत भयानक होकर सुनाई देती हैं। मुझे लगता है ये कान के पर्दे फाड़ देंगी और जान ले लेंगी। हाथ पैर फूल जाते हैं। मैंने इसका बहुत ट्रीटमेंट भी करवाया, पर सभी ने थोड़ा थोड़ा इलाज करके ये कहकर छोड़ दिया कि ये फोबिया जैसा है, जिसका इलाज मुकम्मल आज तक नहीं इजाद हुआ। इसलिए मैं इस चीख पर। नामा ने नजरें झुका ली, जबकि नूह किस कदर खुश था सिर्फ इस बात पर कि नामा ने इससे कुछ तो बांटा। हम सब इंसान किसी न किसी फोबिया में हैं। वो बात समझ लो नामा, ये बात समझ लो नामा, इसलिए ये कोई बीमारी या अजीब चीज़ नहीं। हम इंसान ना की शकल और ना समझ यादाश्त के साथ पैदा हुए हैं, जो अच्छी चीज़ें भूल जाता है पर नागवार चीज़ों को अपने दिमाग में घुसाए रखता है।
حالانکہ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو میسر سکھ، خوشی اور راحت کو اہمیت دینی چاہیے۔ وہ اس کی باتیں سنتی سر ہلائے مسکرائی۔ آپ کو بھی ہے کوئی فوبیا؟ نو اس کے سوال پر نظریں جھکائے ناما کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں انگلیوں سمیت جکڑ کر اس لڑکی کی دھڑکنیں بھی جکڑ گیا۔ ہاں، پہلے تو کسی اپنے کو کھونے کا تھا، پر اب ان ہاتھوں کی ملکیت سے محروم نہ ہو جاؤں اس کا محسوس ہو رہا ہے۔ ناما کی پلکیں سی لرزی۔ وہ اسے اتنا معتبر کر گیا کہ ناما کی آنکھوں کے کنارے سرخ پڑنے لگے۔ نو، وہ انہی رنگ بدلی آنکھوں کے آنسو سنبھالے سے پکاری، اور نو کی سانس سے تیز ہو جاتی جب جب وہ اسے ایسے بلاتی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ناما، پھر ہم بھلے گھر یا کمرے میں رہیں نہ رہیں، ایسے میرا نام لے کر تم مجھے جنگ سے بھی واپس بلا سکتی ہو۔ تمہارا مجھے ایسے پکارنا اتنا اسٹرانگ ہے، اور رہی بات میں پریشان کروں تو مجھے کہہ سکتی ہو کہ نور شٹ اپ، بنا مائنڈ کیے چپ ہو جاؤں گا۔ وہ اسے سنتی، دیکھتی اور اختتام تک مسکراتی رہی، اور نور نے ایک ہی چہرے پر اس لڑکی کے مزاج کے سارے موسم جیے تھے۔ کہہ بھی دوں گی، ہچکچاتی نہیں ہوں سچ کہنے سے۔ بیگی سی آنکھیں مسکرائیں تو نور نے بے ارادہ ہی جو کرنامہ کا ماتھا چوما تھا اس کی رہی سے ہی سانس بھی گھونٹ دی۔ یہ ہماری شادی کی پینڈنگ فورہیڈ کس تھی، میرے سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی مزید، کچھ ایسا ویسا مت سوچنا۔ نو اپنی دیرینہ خواہش کو پورا کرنے کا سکھ پائے دور ہوا تو ناما نے پھولتی سانسوں کے بیچ نو کو دیکھا۔ وہ اسے جیسے محبت بھرے لمس پر بلا ایسا ویسا کیا سوچتی، سوائے اس کے کہ وہ دو جسموں سے نہیں روحوں سے ایک ہو گئے ہیں۔ آپ کا جواب ابھی دے دوں؟ وہ بے حد پرسکون ہو گئی تھی، اور اس کا یہ سوال اس کے اندر کی آسودگی کا ترجمان تھا، رومانٹک ہونے والے سوال کا۔ نور صاحب اپنے مطلب کہاں بھولتے تھے؟ ناما کی آنکھیں حیا سے لبریز ہوئے جھکی۔ آپ کو رومانٹک باتیں کبھی کبھی کرنے کی اجازت ہے، بس وہ حدیں بنا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ بہت جلد وہ خود نوح کے ساتھ اتنی گھل مل جائے گی کہ یہ حدیں ٹوٹنے کا گمان بھی نہ پا سکے گی۔ وہ تو میں تمہاری اجازت کے بنا کب سے کر رہا ہوں، تمہیں فیل نہیں ہوئی نا؟ اف، میں نے تو رومانٹک ہونے کی اجازت مانگی تھی ناما سلطان۔ وہ اپنے حق کے لیے میدان میں اترا تو ناما کو لگا اس کے دل کی دھڑکن شور کرنے لگی ہو۔ بہت نئی کیفیت تھی یہ۔ وہ نوعددغان ایک نئے روپ میں اس کے سامنے بیٹھا تھا جو واجب العشق تھا۔ اب بولو بھی، وہ اس کی چپ پر بے چین ہوا۔ سو جائیں، ناما نے پہلو بدلنا چاہا۔ ٹھیک ہے ناما سلطان، سو جاتا ہوں، تم پہلو بدل لو۔ وہ اٹھ کر گیا تو ناما نے اس کے ناک جھٹکنے پر ہنسی سنبھالی۔ موصوف جا کر پھر کاؤچ پر اس بار سینے کے بل جا لیٹے، پر دیکھ وہ اب بھی ناما کو رہا تھا۔ میں نے بہت جھوٹ بولے تو فجر کے لیے جگہ دیجیے گا مسٹر نو۔ وہ آنکھوں میں شرارت بھرے نو کا ایمان ہی تو ڈگمگا رہی تھی۔ کتنی حسرت تھی نو کو اس لمحے کی جب وہ بھی اسے تنگ کرتی۔ ہاں، تم نے جھوٹ بولے، اب تو نہیں جگاؤں گا، خود ہی ایسے ہی سر پھاڑ ہولیے میں تمہاری رولز رائس لے کر ہاسپٹل جاؤں گا، اور پیشنٹس کو کاٹ کھانے کو پڑوں گا بھی۔ جب کسی نے جواب مانگا کہوں گا ناما سلطان نے مجھے چھیڑا ہے۔ وہ لیٹے دبے دبے ہی بڑبڑایا تو ناما مسکرائی، بس ہنسنے والی تھی لیکن کنٹرول کر گئی۔ میں تو چھیڑنے والے کام نہیں کرتی، میں تو بہت معصوم سی ہوں۔ ناما نے فوراً سے ناحق الزام سے خود کو بری کیا اور اس جانب بے مریض عشق کو آرام سایا۔ وہ تو ہو، لوگ کے لہجے میں استحقاق و یقین ساتھ اترا تو ناما نے نظریں فوراً ان ہیزل سی آتشی رنگ پکڑتی آنکھوں سے پھیری۔ گڈ نائٹ، وہ کہہ کر خود بھی لیٹی تو نوح نے بھی بلش پڑتا چہرہ کشن میں چھپاتے کروٹ بدل لی۔ محترم کو نیند بہت مزے کی جو آ رہی تھی، جبکہ ناما چھت سے لٹکتے سنہری فانوس کو دیکھتی خوشی سے بھری مسکرائی، کیونکہ اس کے ماتھے کو نوح نے جس پیار سے چوما، ناما اس کی حلاوت و تسکین کو کسی پیمائش کے پیمانے میں نہ رکھ پا رہی تھی۔ نیند اس پر بھی مہربان ہو رہی تھی، پر دھیرے دھیرے۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے کہ نوح کو اپنی پینٹ کی جیب میں دوسری ٹیبلٹ چبی تو یاد آیا میڈیسن تو ناما کو دی نہیں۔ فوراً سے پھر اٹھ بیٹھتے ناما کو دیکھا اور اٹھ کر اس کے واپس سر پر آ رکا۔ وہ بہت ہی سکون سے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ ابھی بس چند منٹ ہی گزرے تھے تو نوح کو اندازہ تھا وہ سو تو نہیں رہی ہوگی۔ ناما، دھیرے سے جھک کر نوح نے اس کے سلکی بالوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے سہلایا تو اس بار وہ سچ میں پریشان ہوئی جاگی بھی، اٹھنے بھی لگی جب نوح نے اسے اشارے سے لیٹے رہنے کا کہا۔ اب کیا ہوا مسٹر نو، کیوں مجھے سونے نہیں دے رہے آپ؟ ناما نے شکوہ کیا ہی کہ وہ سائڈ میز پر رکھے پانی کی بوتل کھولے، اس کے لیے پانی گلاس میں ڈالے۔ وہ ٹیبلٹ نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھ گیا۔ میڈیسن تو رہ گئی، اس کے بنا میں تمہیں سونے تھوڑی دوں گا۔ اور یہ بتاؤ، کچھ کھایا تھا یا بس چائے پر بیٹھی ہو؟ نو نے اس کے چہرے کی تھکن کا بغور جائزہ لیتے سوال کیا۔
तो रामा ने जल्दी से टैबलेट लेते से निकाल कर लिया और नूह ने पहले जवाब चाहा तभी अपना पानी वाला गिलास पीछे खींचा। पहले मेरा जवाब चाहिए मुझे नामा। तभी अपना पानी के गिलास वाला हाथ पीछे खींचा। पहले मेरा जवाब चाहिए मुझे नामा। वो संजीदा और बरहम था। नामा ने उसके सीने पर उंगली पॉइंट की तो नूह हंसा। क्या कह रही हो कि मुझे खाया है? वो इसी हंसते अंदाज में बोला तो नामा ने भी शरारत से गर्दन इस बात में हिलाई। फिर ठीक है, ये लो पानी, बहुत सही हूँ मैं। हाथ पीछे करो, मैं पिला रहा हूँ ना। वो शुक्र का सांस भरती गिलास थामने लगी। जब वो हक जमाता उसके हाथ हटाए खुद ही से पानी पिलाने लगा। नामा को लगा सच में हल्क में फंदा लगेगा जिस तरह ये आदमी ट्रीट कर रहा है। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ मिस्टर नो। टैबलेट निकलते ही वो नू को ग्लास वापस रखता देखे बोली तो नू ने उसके पास से उठकर हाथ बढ़ाए। नामा के निचले लिपट के पानी के कतरे को अंगूठे की पोर में जज्ब करते। नामा की नींद, सुकून और चैन उड़ाने की एक नई साजिश की। फिर ऐसे देखा कि वो नजरें फंसू तारी कर गईं। आई नो तुम मेरी वाइफ हो, अब सच में गुड नाइट, सुकून से सोना, अब तंग नहीं करूंगा। मोहतरम कहकर जरा चेंज करने बड़े क्योंकि सोने के लिए कुछ शर्ट और पैंट टाइट थी। जबकि नामा ने इस बार तकिए पर सर भी रखा और घबरा कर लिहाफ भी सर तक तान गई। ये तो टैबलेट ने रहमो करम किया कि नामा को सच में नींद आ गई। और नू जब चेंज की लौटा तो उसने बस शादमासा सांस अपने कमरे की किस्मत चमकने पर खींचा कि आज पहली रात थी कि उसकी दस्तरस में एक सितारा देर तक रहा। ज़हे नसीब। जी जनाब, अगली बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार एपिसोड आने वाली है। तो आज की कैसी लगी? आज मैंने थोड़ी छोटी और इन्हीं के हवाले से दिया। मैंने कहा जो लोग फ़ैन हैं वो ज़रा इनको पढ़ लें, ठीक है? तो कल हम मिलते हैं लॉन्ग मेगा लॉन्ग एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा सा रिव्यू देते जाइएगा। बाय बाय।